आप सब लोगों का स्वागत है। आज से न्यू बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक अनादर सिस्टम लेकर आई हूँ जो कि रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम हम उसे बोलते हैं। इसमें हम किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इससे एग्जाम के अंदर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। कभी कभी कुछ वैल्यूज़ वगैरह मैं आपको पुट करूँगी, जो भी आप लोग अच्छे से उसे नोट्स बना लें उसके, और उससे अच्छे से उसको रीड करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बुलेट से स्टार्ट करेंगे। बुलेट पॉइंट्स का मतलब होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि ऑन्कोटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्लाज्मा। ऑन्कोटिक प्रेशर कितना होता है ग्लोमेरुलर का कैपिलरी प्लाज्मा का, तो वो होता है 25 mm ऑफ Hg जो होता है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्लाज्मा का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 25 mm ऑफ Hg एट एफरेंट आर्टेरियोल एंड। इसका मतलब होता है कि जब जो ब्लड जो होता है वो जब ग्लोमेरुलर यानी कि किडनी और जो नेफ्रॉन के अंदर जब जो ब्लड होता है वो वेस्ट को बाहर निकालने के लिए उसके अंदर ग्लोमेरुलर के अंदर जब एंटर होता है उन कैपिलरीज के अंदर, उस टाइम पे वो जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो 25 mm ऑफ Hg होता है। वो लेकर कौन आता है एफेरेंट आर्टेरियोल। एफेरेंट का मतलब होता है वो आर्टरी जो ब्लड को जो है वो नेफ्रॉन की तरफ लाती है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी को देती है, उसे हम एफरेंट बोलते हैं। एक शब्द होता है इफरेंट। इफरेंट का मतलब होता है ई से याद रखना है एग्जिट, यानी कि वो बाहर लेकर जाती है। वहां पे जो वेस्ट है वो वहां से वेस्ट आने के बाद जो ब्लड होता है वो वापस जब जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं इफरेंट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्रेशर। ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर कितना होता है 60 to 70 mm ऑफ Hg जो होता है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर होता है। नेक्स्ट है प्रेशर इन बोवेन स्पेस। बोवेन स्पेस के अंदर प्रेशर कितना होता है तो 10 mm ऑफ Hg। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर कि जो किडनी होती है उसका लोकेशन कहाँ पे होता है, वो कितने सेंटीमीटर की होती है, और उसके अंदर कौन कौन से और जो छोटे मोटे स्ट्रक्चर वगैरह आते हैं उन सब के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो है ये किडनी का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने पुट किया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो होती है ये राइट किडनी है। ये कौन सी किडनी है? राइट किडनी है। और ये जो है वो लेफ्ट किडनी है। ये राइट है, ये लेफ्ट है। आप लोगों को इसके अंदर दिख रहा होगा कि जो राइट किडनी है वो स्लाइटली जो क्या होती है थोड़ी नीचे की तरफ है, उसकी जो लोकेशन होती है वो थोड़ी क्या है नीचे की तरफ है, और जो लेफ्ट वाली किडनी है उसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है लीवर का लोकेशन होता है इस किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ। दैट्स वाई ये जो किडनी राइट वाली होती है वो स्लाइटली क्या होता है नीचे की तरफ होता है। ओके, देन ये है यूरेटर। ये जो आपको नली जैसा दिख रहा है ये यूरेटर है। ये यूरिनरी ब्लैडर है। देन ये क्या है? यूरेथ्रा है। ओके, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। ये जो किडनी होती है, ये किडनी जो होती है कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिंपल कभी पूछ लेते हैं कि ये कौन सी रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी के अंदर होता है। ये जो किडनी होता है वो किसके अंदर होता है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है ये, पेरिटोनियल ऑर्गन है। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किडनी जो होते हैं वो किडनी जो होता है वो कौन सा ऑर्गन है, तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है कौन? किडनी। ओके, देन हम बात करेंगे किडनी, ये थोड़ी सी उसकी स्ट्रक्चर थी जो मैंने आप लोगों को थोड़ा बता दिया। देन हम बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं इसके बारे में देखेंगे और किसका क्या काम होता है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की, यानी कि इसकी। ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये फनल शेप्ड होता है। कि कौन से शेप का होता है? फनल शेप। इसका जो शेप होता है वो फनल शेप होता है। ओके, तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक ही होता है। ओके, एक पर्सन के अंदर एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जो कि क्या करता है वेयर यूरिन कलेक्ट एंड टेम्पररी स्टोर्ड। यहाँ पे यूरिन जो होता है वो कलेक्ट होता है और टेम्पररी स्टोर
होता है, किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है और नंबर में ये 1 होता है। नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा। ये यूरिनरी ब्लैडर के जो नीचे होते हैं, जहां से यूरिन जो होता है वो एक्सक्रीट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ओके, तो यूरेथ्रा 1 होता है। यूरिन इज डिस्चार्ज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू एक्सटीरियर, यानी कि एक्सटीरियर यानी कि बाहर की तरफ निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। देन आता है किडनी, जो होती हैं वो 2 होती हैं, 2 किडनी होती हैं जो कि यूरिन को सिक्रीट करने का काम करती हैं। कौन करता है, वो किडनी, जो कि 2 होती है, जो जैसा कि डायग्राम के अंदर शो कर रखा है। देन 2 यूरेटर होते हैं। यूरेटर जो होते हैं वो 2 होते हैं। ये नलीनुमा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है, यूरेटर है। ओके, तो ये यूरेटर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कन्वे यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है कि ये किडनी से यूरिन को लेते हैं और किसको देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को देते हैं। किसका काम है ये, यूरेटर का काम है। नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओके, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो नेफ्रॉन होती है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन को हम जो होते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं, हम नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। ओके, देन इसके अंदर नेफ्रॉन होता है। ये जो किडनी होता है, एक मिनट, आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये जो किडनी होता है, रफ स्ट्रक्चर है तो ओके, यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ये फंक्शनल यूनिट है। कौन सी यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किसकी, किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, यानी रीनल सिस्टम की फंक्शनल यूनिट किसको बोलते हैं हम, नेफ्रॉन को बोलते हैं। ओके, देन ये जो किडनी होती है, ये स्लाइटली मैंने आपको बताया कि स्लाइटली राइट किडनी जो होती है नीचे की तरफ होती है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे लीवर सिचुएटेड रहता है। और ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर। आप सब लोग ये अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक चीज़। देन ये 11 सेंटीमीटर होती हैं। देन इसकी जो विड्थ होती है, वाइड होता है, ये होता है 6 सेंटीमीटर। देन इसकी थिकनेस जो होती है वो कितनी होती है, थिकनेस जो होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। ओके, तो ये हो गया थोड़ा सा रफली किडनी और उसकी लेंथ है, उसकी वाइडनेस है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के पर्पज से भी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, ये सारे उसके ऑर्गन वगैरह हो गए कि कौन कौन सा क्या क्या काम करता है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 से 7 MCQ यहाँ से बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ओके, तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जब देते हैं, इसके अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, ये नेफ्रॉन के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, ये कैपिलरीज जो होती हैं फेनेस्ट्रेटेड फॉर्म में होती हैं। ये जो कैपिलरी होती है कैसी होती है, फेनेस्ट्रेटेड। ओके, देन हम बात करते हैं, ये जो है ये मैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमने बोवेन कैप्सूल बनाया है। ये हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाई है। देन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो होती है इसको हम बोलते हैं बोवेन कैप्सूल। ओके, क्या बोलते हैं, बोवेन कैप्सूल। ओके, देन हम बात करते हैं कि जो नेफ्रॉन है वहाँ पे ब्लड कहाँ से आता है। नेफ्रॉन को ब्लड जा रहा है, यानी कि किडनी को ब्लड जा रहा है, तो वो ब्लड आता कहाँ से, ये थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। ये आप लोग नोट कर देना कि नेफ्रॉन जो नेफ्रॉन जो होता है, इसके अंदर जो कैपिलरीज होती हैं ये फेनेस्ट्रेटेड फॉर्म के अंदर होती है। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें कि इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो कैसे होती है।
ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ये जो एब्डोमिनल अयोटा जो होती है, अयोटा जो होती है, ये जो होती हैं ये ब्लड देती हैं। ऐसा इसमें है कि किडनी जो होती है, नेफ्रॉन जो है, वो कार्डियक आउटपुट जो निकलता है उसका 20% जो होता है वो कौन लेता है? किडनी लेती है। ओके, तो अयोटा के थ्रू जो ब्लड है वो रीनल आर्टरी के अंदर आएगा। इसमें आएगा, रीनल आर्टरी के अंदर आएगा। रीनल आर्टरी से ये जो ब्लड है वो किस में जाएगा? सेगमेंटेड आर्टरी के अंदर, सेगमेंटेड आर्टरी के अंदर। ओके, देन ये किस में जाएगा? लोब्यूलर आर्टरी के अंदर। किस में जाएगा? लोब्यूलर आर्टरी के अंदर। ओके, लोब्यूलर आर्टरी के अंदर जाएगा। देन ये लोब्यूलर आर्टरी के में गया, उसके बाद ये जाएगा, ये जो होता है वो एफरेंट आर्टरियोल को जाएगा। किसको जाएगा? अपन ने देखा कि जो टुवार्ड्स द नेफ्रॉन, टुवार्ड्स द किडनी जो आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट जो आर्टरी होती है वो वहां से फिर ब्लड किसको देगी? जो यहाँ पे कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती है। कौन होता है यहाँ पे? ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो होती है, इनको ये देगा ब्लड। कौन देगा इसको? एफरेंट आर्टरियल जो होता है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो होता है उनको ये ब्लड देगा। देन क्या होता है? जो वेस्ट होता है, जो जिनको एक्सक्रीट होना है, वो वेस्ट यहाँ से कहाँ आ जाएगा? ये इसके अंदर, पीसीटी के अंदर आ जाएगा। देन जो ब्लड है वो वापस इफरेंट आर्टरियोल को जाएगा। इसको जाएगा? इफरेंट आर्टरियोल को जाएगा। इफरेंट आर्टरियल यानी कि एग्जिट हो रहा है, बाहर जा रहा है वापस। ओके, इफरेंट आर्टरियोल पे जाएगा। इफरेंट आर्टरियोल से फिर जो ब्लड है वो वापस जो होता है वो किसको जाएगा? इफरेंट आर्टरियोल से वापस जो जाएगा लोब्यूलर वेन हो गया। यहाँ पे सब वेन हो जाएंगे, इफरेंट वेन, लोब्यूलर वेन जो होता है वहां पे जाएगा। ओके, लोब्यूलर वेन से फिर जाएगा ये सेगमेंटेड वेन को। किसको जाएगा? सेगमेंटेड जो वेन है उसको जाएगा। सेगमेंटेड वेन है, उसके बाद ये जाएगा रीनल वेन। वहां आर्टरी था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ तो ये मतलब फिल्टर होके फिर वापस जो होता है वो जाता है वापस जो, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो रीनल वेन की तरफ जाएगा। रीनल वेन जो होती है ये किसको देती है? इंफीरियर वेना केवा को। किसको देती है? इंफीरियर वेना केवा को। इंफीरियर वेना केवा जो है वो वापस कहाँ जाएगी? राइट एट्रियम में वापस ब्लड फिल्टर होने के लिए, जहां से आया था वहीं हमने उसको वापस भेज दिया। ओके, अंडरस्टैंड? ये आपको क्लियर है, समझ में आ गया? नेक्स्ट अच्छे से आप उसको उतार लेना अपनी नोटबुक के अंदर और फिर रिवाइज करना, बहुत ही ईजी है। इससे 6 से 7 MCQ यहाँ से बनते हैं। ओके, देन जो वेस्ट पार्टिकल होता है, इसके जो होता है नेफ्रॉन के हम 2 पार्ट कर देते हैं। किडनी के अंदर हम 2 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। क्या पढ़ते हैं? कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ओके, तो ये जो पार्ट है सबसे पहले ये जो है वो पीसीटी है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स। देन ये लूप ऑफ हेनले, ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देन ये है स्पेस हो जाएगा। ओके, देन ये जो होता है डीसीटी। ओके, डीसीटी मतलब होता है डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स। देन यहाँ पे होता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कॉर्टेक्स के अंदर आता है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो किस में आता है? मेडुला के अंदर आता है। ओके, यानी कि पीसीटी और डीसीटी जो होता है ये पार्ट जो होता है टुवार्ड्स द कॉर्टेक्स होगा और मेडुला के अंदर जो नीचे वाला पार्ट है वो होगा। ओके, देन हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें फिल्टर होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये जो मैं बता देती हूँ, एक मतलब यूनिवर्सल क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पक्का ये क्वेश्चन आता ही है, हर एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि लेसिक्स अगर किसी पेशेंट को हम देते हैं तो वो कहाँ जाके एक्ट करेगा या फिर वो कहाँ जाके एब्जॉर्ब होगा, ये पूछते हैं। ठीक है, तो लेसिक्स जो एक्ट करता है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे करता है। किस पे करता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले नहीं है, लूप ऑफ हेनले भी है, तो हम लूप ऑफ हेनले लिख सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पीसीटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एंड अमोनिया। ओके, ग्लूकोज अमोनिया जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक कंटेंट है अमोनिया, और इसका जो अमोनिया का जो नॉर्मल वैल्यू होता है अमोनिया का हमारी बॉडी के अंदर वो कितना होता है 9.5 टू 49 मिली इक्वलेंट पर लीटर, ओके ओके 9.5 टू 49 मिली इक्वलेंट पर डेसीलीटर। ये जो होता है वो अमोनिया की वैल्यूज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, और अमोनिया जो होता है ये लीवर का टॉक्सिक है, यानी कि लीवर जो होता है, लीवर मेटाबॉलिज्म के बाद जो टॉक्सिक कंटेंट जो एक्सक्रीट करता है दैट इज अमोनिया। ओके, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, ये जो डाइजेस्टिव का हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, देन जो एक्सक्रीशन होता है वो प्रोडक्ट कौन सा होता है, अमोनिया, जो हाईली टॉक्सिक होता है। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एल्वियोलाई, लंग्स वगैरह जो एक्सक्रीट करते हैं वो रिमूव क्या करता है, CO2 रिमूव करते हैं। कौन सा रिमूव करते हैं, CO2 जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता ज़्यादा, तो ये CO2 जो होता है वो रिमूव करने का काम कौन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो। देन स्किन इंटेग्यूमेटरी सिस्टम की बात करें, यानी कि स्किन से जो होता है वो यूरिया होता है वो हमारी स्किन से बाहर निकलता है। ओके, यूरिया जो होता है वो हमारी स्किन से बाहर निकलता है, किसके थ्रू होता है, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम, यानी कि स्किन के थ्रू हमारा जो यूरिया होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ओके, देन मसल का जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुकी हैं या फिर आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ओके, देन मसल का जो मेटाबॉलिज्म होता है, मसल मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, क्रिएटिनिन होता है। ये जो क्रिएटिनिन है ये जो होता है ये अगर कोई रीनल फेलियर वाला पेशेंट है तो कंफर्मेटिव करने के लिए हम लोग सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक करवाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सीरम क्रिएटिनिन हम लोग इसमें चेक करवाते हैं किसके अंदर, जो भी अगर रीनल फेलियर वाला पेशेंट है उसके अंदर। ओके, तो क्लियर है, ये छोटी मोटी बातें हैं जो याद रखनी ज़रूरी है और एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो हमें उसको सब के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। ओके, देन हम बात कर रहे थे अमोनिया और ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज और अमोनिया ये दो चीज़ें जो होती हैं वो पीसीटी के अंदर 100% क्या होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती है। कहाँ पे होती है, पीसीटी के अंदर। ओके, देन HCO3 जो होता है ये भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, लगभग 80% तक HCO3 जो होता है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। देन H2O जो होता है वो कितना एब्जॉर्ब होता है, 60%। कितना एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे, 60% H2O जो होता है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। देन हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम जो होता है ये भी 60% यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। सोडियम जो होता है कितना एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पे, 60% सोडियम। ओके, Na+। सोडियम जो होता है वो यहाँ पे पीसीटी के अंदर 60% एब्जॉर्ब हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ग्लूकोज और अमोनिया जो होते हैं वो 100% पीसीटी के अंदर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, देन हम बात करेंगे लूप ऑफ हेनले की। लूप ऑफ हेनले के अंदर भी H2O जो होता है जो बचा हुआ थोड़ा सा यहाँ पे भी एब्जॉर्ब होता है H2O। देन हम बात करेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है यहाँ पे भी 30% जो होता है सोडियम वो यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर, इसके साथ वाटर भी बाहर निकलता है। देन हम बात करेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, वहाँ पे भी लगभग 7% जो होता है सोडियम ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। 7% सोडियम के साथ साथ वाटर भी, इसका वाटर का रिटेंशन भी यहाँ पे होता है। देन 3% जो बचता है ये होता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कौन, सोडियम जो होता है वो 3% जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट से बॉडी से बाहर आ जाता है। ओके, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो यूरेथ्रा होता है ये मैंने आपको बताया था जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर फनल शेप्ड का होता है। ओके,
तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं। एक और थिंग होती है एडीएच मैकेनिज्म जो होता है, एल्डोस्टेरोन जो होता है, जो कि कभी बीपी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, रेगुलरली अगर बीपी कम होती है तो उस टाइम पे जो सिस्टम एक्टिवेट होता है उसमें भी एल्डोस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है एडीएच का, वो हम आगे देखेंगे। तो एडीएच का रोल होता है, वो भी कहाँ से अपना एब्जॉर्प्शन वो स्टार्ट करता है, अपनी मैकेनिज्म को डीसीटी से स्टार्ट करता है। एल्डोस्टेरोन इसका पूरा नाम है। एल्डोस्टेरोन जो होता है ये रीनल से आता है, यानी किडनी से। नेफ्रॉन, किडनी यानी नेफ्रॉन। ओके, तो ये सारी जो स्ट्रक्चर है वो किसकी स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि पीसीटी के अंदर 100% ग्लूकोज कहाँ एब्सॉर्ब होता है, पीसीटी, अमोनिया कहाँ होता है, यहाँ होता है। देन सोडियम का जो होता है वो कैसे कैसे होता है, लेसिक्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, कलेक्टिंग डक्ट में कितना % सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, किडनी जो होती है दो होती हैं, जिसके अंदर रीनल और नेफ्रॉन होता है। किडनी को हम रीनल बोलते हैं। नेक्स्ट उसकी लोकेशन की बात करते हैं, जैसा कि हमने बोला कि ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ओके, किडनी क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ओके, रेट्रोपेरिटोनियल, ओके, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। देन एक्सटेंड फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ 12th thoracic vertebra टू सेंटर ऑफ 3rd lumbar vertebra इन एडल्ट, यानी कि ये जो किडनी जो होती है उसका जो लोकेशन होता है वो 12th thoracic vertebra से लेकर 3rd lumbar vertebra तक होता है एडल्ट के अंदर। ओके, और ये जो होती है इस रीजन के अंदर होती है, ऐसा कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्टली। तो ये जो होता है वो एपिगेस्ट्रिक, अगर ऑप्शन के अंदर एपिगेस्ट्रिक है, हाइपोकॉन्ड्रियक है, हाइपोकॉन्ड्रियक लंबार है, अम्बलाइकल रीजन है, तो ये सारे ये ऑक्यूपाई होती है वहां तक। तो ये सारे ऑप्शन उसमें करेक्ट हैं अगर इनमें से कोई ऑप्शन आता है तो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब कुछ डिटेल में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि नेफ्रॉन जो होता है ये इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी, एक किडनी के अंदर जो हमने स्ट्रक्चर अभी देखी नेफ्रॉन की, वैसे वैसे 1 मिलियन होते हैं। ओके, 1 मिलियन उसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं ईच किडनी, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। देन हम बात करेंगे विद इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑफ ईच किडनी। ओके, कॉर्टेक्स और मेडुला मैंने आप लोगों को बताया कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स होता है, कौन सा मेडुला होता है। देन हम बात करेंगे इट इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किडनी जो होता है वो कितना विड्थ होता है उसका, कितना उसकी लेंथ होती है, 11 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। देन उसकी जो डायमीटर होता है, विड्थ होती है वो 6 सेंटीमीटर, थिकनेस वो 3 सेंटीमीटर होता है। ओके, देन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आर नेफ्रॉन, मैंने बता दिया है किस किस की ये जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है। ओके, नेक्स्ट यूरिन के बारे में कुछ एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने कोई एग्जाम दिया हो तो उसमें देखे भी होंगे कि यूरिन के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि यूरिन का एवरेज कितना होता है पर डे, 24 आवर्स के अंदर कितना होना चाहिए। तो यूरिन आउटपुट जो होता है ये 24 आवर्स के अंदर यानी कि एक दिन के अंदर 1500 यानी कि 1.5 लीटर पर डे होना चाहिए। ओके, और 30 ml पर आवर ये होना चाहिए किसका, यूरिन का आउटपुट। ओके, देन हम बात करेंगे ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम जो होता है वो मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए, 500 ml पर डे तो होना ही चाहिए। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है इतना तो होना ही चाहिए। ओके, और यूरिन का जो कलर होता है वो क्लियर अंबर कलर होता है यूरिन का। हो सकता है कोई ड्रग वगैरह ले तो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो यूरिन का जो कलर होता है वो क्लियर अंबर कलर होता है। किसकी वजह से, यूरोबिलिन की वजह से। किसकी वजह से, यूरोबिलिन की वजह से इसका कलर कौन सा होता है, क्लियर अंबर कलर होता है यूरोबिलिन की वजह से। ओके, देन मतलब यूरोबिलिन की वजह से इसका होता है एक स्टर्कोबिलिन आता है, स्टर्कोबिलिन। स्टर्कोबिलिन जो होता है इसकी वजह से स्टूल का कलर जो होता है वो ब्राउन कलर होता है। कौन सा कलर होता है स्टूल का, स्टूल का कलर जो होता है वो ब्राउन कलर होता है। किसकी वजह से, स्टर्कोबिलिन की वजह से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टर्कोबिलिन की वजह से स्टूल का कलर ब्राउन होता है, यूरोबिलिन की वजह से यूरिन का कलर क्लियर अंबर कलर होता है। ओके,
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूरेटर के बारे में। ओके, यूरेटर हमने देखा था, यूरिनरी ब्लैडर मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताई थी उसके अंदर, तो हम लोग यूरेटर के बारे में बात करेंगे। यूरेटर जो होता है, यूरेटर एंटर बेस ऑफ ब्लैडर बाय पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल से यूरिन ये जो यूरेटर होते हैं वो एंटर करते हैं। देन इट इज, ये तो मैंने आपको बता दिया, किडनी जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। देन यूरेटर जो होते हैं वो स्लेंडर ट्यूब कन्वे यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये जो सिलेंडर शेप के होते हैं, जो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिलेंडर शेप की होती है। देन स्लेंडर ट्यूब्स होते हैं कन्वे फ्रॉम यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये जो होता है हाँ, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर जो नलीनुमा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताई थी उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो होता है स्लेंडर लाइक होते हैं, कन्वे यूरिन फ्रॉम किडनी से ये यूरिन लेकर आते हैं टू यूरिनरी ब्लैडर को देते हैं। ओके, इट इज अबाउट 3 mm इन डायमीटर, 3 mm इसका डायमीटर होता है यूरेटर का। देन इट इज अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी 25 to 30 सेंटीमीटर जो होते हैं वो ये लॉन्ग होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की बात करेंगे। ओके, यूरेटर की बात हो गई कि ये जो यूरेटर जो होता है वो लॉन्ग होता है 25 से 30 mm और इसका डायमीटर जो होता है वो 3 mm तक होता है। और किडनी मैंने बता दिया है, किडनी जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी। यूरिनरी ब्लैडर जो आता है वहां पे आके फिर वो क्या होता है, पेल्विक कैविटी हो जाती है। जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके बाद जो होता है वो पेल्विक कैविटी आ जाती है। ओके, देन कैपेसिटी इज अबाउट 600 to 800 ml। उसकी जो यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है, नॉर्मल कैपेसिटी जो होती है वो 600 to 800 ml उसकी कैपेसिटी होती है। ओके, इट इज रिजर्वायर ऑफ यूरिन बोल सकते हैं हम उसको। यूरिनरी ब्लैडर को क्या बोलते हैं हम, रिजर्वायर ऑफ यूरिन। टेम्पररी स्टोर्ड होता है वहां पे यूरिन। ओके, देन मस्कुलर होलो ऑर्गन है, मस्कुलर शेप्ड होता है, होलो मस्कुलर होलो ऑर्गन है। और देन ये ट्रांजिशनल इपिथेलियम से मिलकर बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रांजिशनल इपिथेलियम से बना होता है ना। नेट इज पियर शेप्ड होता है, ये पियर शेप्ड होता है। कौन, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो पियर शेप्ड होता है। लेकिन जब ये फिल विथ यूरिन हो जाता है, फिल विथ यूरिन जो होता है उसके अंदर जब यूरिन भर जाता है तब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, ओवल शेप। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से कि जब यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होता है तब ये पियर शेप्ड होता है। उसका नॉर्मल अगर एग्जाम के अंदर पूछे कि यूरिनरी ब्लैडर का जो होता है वो स्ट्रक्चर या जो उसका स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन से शेप का होता है, तो ये पियर शेप्ड का होता है। लेकिन अगर इसके अंदर यूरिन फिलअप हो जाए तो ये स्ट्रक्चर ओवल शेप हो जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैपेसिटी बताई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नो, इसके बाद आता है इन इन्फेंसी ब्लैडर इज एब्डोमिनल ऑर्गन लेटर डिसेंड इनटू पेल्विक कैविटी। ओके, जब इन्फेंसी यानी कि इन्फेंट की जो स्टेज होती है उस टाइम पे ये जो ब्लैडर होते हैं वो एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं। फिर धीरे धीरे वो लेटर बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ये डिसेंट होके कहाँ पे आ जाते हैं, पेल्विक कैविटी के अंदर। ओके, तो यूरिनरी ब्लैडर के बाद हम नेक्स्ट इसी के अंदर बात करेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी न्यूबॉर्न के अंदर होती है वो कितनी होती है, 30 ml। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हम लोग कि यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है न्यूबॉर्न के अंदर वो 30 ml होती है। देन 1 ml per kg per hour नॉर्मल यूरिन आउटपुट ऑफ इन्फेंट। नॉर्मल यूरिन का जो आउटपुट होता है 1 ml per kg पर आवर के हिसाब से होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन मेल जो यूरेथ्रा होता है इट इज अबाउट 90 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है जो मेल का यूरेथ्रा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका यूरिनेशन का और इजाकुलेशन दोनों का पाथवे जो होता है वो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते हैं। देन फीमेल के अंदर होता है इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 6 mm इन डायमीटर होता है। किसका, फीमेल का जो होता है यूरेथ्रा वो अबाउट 4 mm सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 6 mm जो होता है वो उसका डायमीटर होता है। किसका, फीमेल यूरेथ्रा का। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे
ये भी होलो मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज पेयर शेप्ड बट बिकम मोर ओवल एज फिल्ड विथ यूरिन। ओके, इट लाइज पेल्विक कैविटी, रिजर्वायर ऑफ यूरिन बोल सकते हैं हम लोग। देन बात करेंगे इन इन्फेंसी ब्लैडर इज, ये हो गया है, सॉरी ये हमने डिस्कस कर दिया है यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। देन हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने आपको बताया था कि यूरिक एसिड, यूरिया जो एंड प्रोडक्ट होता है उससे बाहर जो निकलता है रीनल सिस्टम का, जैसे यूरिक एसिड होता है, यूरिया जो होता है वो स्किन से जब बाहर निकलता है वो टॉक्सिक कंटेंट है। ओके, देन हम बात करेंगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है, ये इसमें क्रिएटिनिन जो रेशो होता है 10:1 जो होता है, किसमें, इसमें क्रिएटिनिन जो मैंने बताया था आपको कि मसल के अंदर जो मस्कुलर जो होता है उसकी जो मेटाबॉलिज्म से, मसल मेटाबॉलिज्म से जो निकलता है उसे क्रिएटिनिन बोलते हैं। इस क्रिएटिनिन का जो रेशो होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का और क्रिएटिनिन, इन दोनों का रेशो होता है वो 10:1 के रेशो में ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन आता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का नॉर्मल लेवल जो होता है वो 8 to 25 mg/dl होता है। ओके, और उसको mm मोल में हम लोग अगर देखें तो 2.5 to 7.1 ml मोल पर लीटर के अंदर होता है। नॉर्मली एग्जाम के अंदर से यही क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 8 to 25 mg/dl होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीरम यूरिक एसिड लेवल कितना होता है, जो किडनी से एक्सक्रीट वेस्ट होता है उसके बाद जो यूरिक एसिड जो निकलता है वो कितना होता है, तो 2.5 से 8.0 mg/dl होता है। यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो 2.5 to 8.0 mg/dl होता है। ओके, देन इसके अंदर बात करें सीरम यूरिक एसिड फीमेल के अंदर, मेल के अंदर, दोनों के अंदर अलग अलग होता है। अगर एग्जाम के अंदर नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल कितना होता है ये अगर पूछता है, कुछ और फीमेल मेल नहीं देता है, वैसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल सीरम यूरिक एसिड लेवल कितना होता है, तो 2.5 to 8 mg/dl होता है, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर मेल फीमेल का अलग अलग आपको पूछता है तो 4 to 6.0 mg, 2.4 to 6 mg/dl फीमेल का होता है और 3.4 to 7.0 mg/dl किसका होता है, मेल का होता है। देन क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल जो होता है, जो मसल मेटाबॉलिज्म से निकलता है टॉक्सिक कंटेंट, उसका जो होता है 0.6 to 1.3 mg/dl होता है। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन, मैंने आपको बताया कि रीनल फेलियर वाला पेशेंट है उसका हम सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका रीनल फेलियर जो होता है वो कहाँ तक उसको है या क्रिएटिनिन लेवल उसका कितना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो नॉर्मली एनाटॉमी की स्ट्रक्चर वगैरह थी। और हम इसके अंदर बात करते हैं कि जो कैथेटर यूज़ करते हैं, ओके, जो यूरिनरी कैथेटर यूज़ करते हैं वो कितने कितने फ्रेंच का होता है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ, एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो यूरिनरी कैथेटर जो होता है, यूरिनरी कैथेटर जो होता है, ये यूरिनरी कैथेटर जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये यूरिनरी कैथेटर जो होता है उसके अंदर अगर मेल की बात करें हम, मेल, फीमेल एंड चाइल्ड, ओके, मेल, फीमेल एंड चाइल्ड, तो मेल के फीमेल के अंदर इसका जो रेशो होता है वो 14 से लगाकर 16 फ्रेंच होता है। कितना होता है, 14 से 16। मेल के अंदर जो होता है वो 16 से 18 फ्रेंच होता है, ओके, और चाइल्ड के अंदर जो होता है ये होता है 6 to 8 फ्रेंच का होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मेल के अंदर 16 से 18 फ्रेंच होता है, फीमेल के अंदर 14 से 16 फ्रेंच होता है एंड चाइल्ड के अंदर 6 to 8 फ्रेंच होता है। ओके, अब मैं यूरिन का कंपोजिशन है थोड़ा सा वो आपको बता देती हूँ। यूरिन का जो कंपोजिशन होता है वो क्या क्या होता है, तो यूरिन का जो कंपोजिशन होता है उसके अंदर 96% जो होता है वो तो क्या होता है, वाटर। क्या होता है, वाटर, सॉरी 94% जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। ओके, देन उसके अंदर 2% जो होता है वो क्या होता है, यूरिया या यूरिक एसिड बोल सकते हैं, वो होता है इसके अंदर। किसके अंदर, ये जो यूरिन का कंपोजिशन मैं बता रही हूँ उसके अंदर 96% उसके अंदर वाटर होता है, 2% यूरिया का होता है। देन अदर जो नेक्स्ट जो होता है वो अदर सब्सटेंस जो होते हैं वो होता है।
अदर टॉक्सिक जो भी होते हैं वो इसके अंदर इसका कंपोजिशन होता है। ओके, किसका? यूरिन के अंदर बताया मैंने आप लोगों को कि 2% इसके अंदर यूरिया होता है जो वेस्ट होता है वो, उसके बाद वाटर होता है इसके अंदर 96% जो होता है उसके अंदर वाटर होता है, 2% उसके अंदर यूरिया होता है, देन अदर टॉक्सिक जो होते हैं वो उसके अंदर होता है। ओके, तो ये सारा जो था वो यूरिन से रिलेटेड था, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने एनाटॉमी का कुछ स्ट्रक्चर देखा। आगे हम कुछ डिजीज पोर्शन भी मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अंदर लेकर आऊँगी। ये सारे आप नोट्स बना के अच्छे से इसे रीड करें तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा।